हेलो बालको, आज हम क्लास 10th के पढ़ेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं रेडी करा रहा हूँ आपके। ये लेक्चर 30 मिनट का ही होगा, लगभग 30 मिनट में मैं एक चैप्टर कवर करूंगा जिसमें सारे शॉर्ट्स आंसर 4 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बड़ा सीरीज आएगा, उसमें पहले इस सीरीज में हम क्या करेंगे बालक, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आप लिख सकते हैं लिख लेंगे, बाकी मैं आंसर भी बोलूंगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर अपने वर्ड्स में बोलूंगा कि इसमें लिखा तो है क्वेश्चन बैंक में, बट क्या होता है टफ लैंग्वेज में लिखा होता है, आपको इजीली याद नहीं होता। तो मैं आपको इजी शब्द में बता दूंगा, अपनी कॉपी निकाल लें। अभी मैंने अपलोड किया था केमिस्ट्री का, वो अपलोड आप देखिए। उसके बाद दूसरा बायोलॉजी का। पहला क्वेश्चन बेटा आया है कई बार, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका महत्व क्या है, या फिर कहा गया है रसांकुर क्या है या कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है। तो बालक ये कहोगे आप कि हमारी छोटी आंत में शेषांत्र भाग में, मुख्यतः शेषांत्र भाग में, हमारी छोटी आंत में उंगली की जैसी कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं। उंगली की जैसी कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं जो हमारे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इन्हें हम रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? इन्हें हम रसांकुर कहते हैं। पेपर में आएगा, जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है रसांकुर। ठीक है बालक, तो रसांकुर कहाँ है, क्या काम करता है, कैसे होते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दी। इतना लिखने पर आपको 2 नंबर आराम से एग्जामिनर देगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे सजना बना के ऐसे करके ये मतलब फिंगर जैसे सजना दिखा सकते हो, ऐसे से गोल गोल, ऐसे से कुछ उभे हुए होते हो, ऐसे ऐसी तरह होती है बेटा हमारी छोटी आंत में। फिर अगला क्वेश्चन बेटा हमारा आएगा, हाँ, हमारे शरीर में प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बालक प्रोटीन क्या होती है, जितना बोल रहा हूँ तो नोट कर लो और कमेंट बॉक्स में बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। यह मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। समझिए पूरी बात को। ठीक है, अब क्या सोचेंगे हम, प्रोटीन्स किस में सहायक होते हैं? सर प्रोटीन किस में सहायक, इसके कार्य होते हैं शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायक होते हैं, हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन सहायक होते हैं, एंजाइम के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होते हैं। 2 नंबर में प्रोटीन के समय इतनी जानकारी देना बहुत जरूरी है। शरीर की वृद्धि करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंजाइम का निर्माण करते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। हार्मोन का निर्माण करते हैं, ये भी प्रोटीन करते हैं। आपको प्रोटीन की जानकारी कैसी लगी, नोट कर लीजिए कॉपी में। ओके, जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा बस उसी को बताऊंगा। फिर मैं कह रहा लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताओ तथा उसका कार्य बताओ। लार में पाए जाना, मुंह में लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम तथा उसका कार्य। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है बेटा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। ठीक है, ये एक तरीके से आपका विज्ञान भंडारा है। विज्ञान भंडारा, संडे को पूरा भंडारा होने वाला है बालक। हर संडे को आपको भंडारा मिलेगा, बड़ा लंबा क्लास लाइव। ठीक है बालक, तो मुख में पाए जाने वाले एंजाइम यानी लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। इसका काम होता है मंड को बचाना। मंड मतलब स्टार्च को बचाना। जो रोटी चावल आप खाते हो स्टार्च होता है इनमें, तो उसको क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो आप लिख देंगे सर कि सर स्टार्च, एरो खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइलिन, यहाँ लिखेंगे बेटा माल्टोज। क्या लिखेंगे? माल्टोज। पेपर में इतना लिख देंगे तो ये समझ जाएगा। तो टाइलिन एंजाइम लार में होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है एटीपी एडीपी का पूरा नाम बताइए। तो बेटा इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नोट कर ले बेटा। इनका निर्माण ये बेटा एनर्जी के सिक्के होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के सिक्का कहा जाता है इनको। कहा जाता है बेटा ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। हमारा श्वसन कहां पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। ठीक है, जो जितनी बातें बता रहा हूं उतनी बातें अगर लिख दोगे एग्जाम में अच्छा लगेगा टीचर को। ठीक है बालक, ये बात आप याद रखें। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मैं एक क्वेश्चन को बताऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बेटा, हाँ, HCl के कार्य बताइए बेटा। HCl के कार्य, HCl क्या होता है? सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे अमाशय में उपस्थित होता है। HCl क्या बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में क्या होता है? उपस्थित होता है। आपको दिख रहा है सब कुछ? दिख रहा है बालक। तो HCl कहां होता है बेटा? HCl हमारे अमाशय में होता है और इसका काम होता है क्या? भोजन, जो खाद्य पदार्थ यानी जो भोजन करते हैं उसमें आए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, पहला कार्य। फिर दूसरा कार्य बेटा होता है HCl का, वो एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है बेटा? एंजाइम जो पचाते हैं खाने को उसको सक्रिय करता है, क्योंकि वो अपनी असक्रिय अवस्था में होते हैं।
मतलब सक्रिय नहीं रहते, तब HCl क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। जैसे कि प्रोरेनिन होता है, जब उसमें HCl पड़ता है तो वो रेनिन बन जाता है। ठीक है, ये प्रोरेनिन असक्रिय अवस्था है, इसमें HCl डाल देंगे जब तो वो रेनिन बन जाएगा, अमाशय में पाया जाता है, सक्रिय हो जाता है। मेरे पास समझ रहे हो? ठीक है। उसी तरह पेप्सिनोजन होता है, असक्रिय होता है, HCl पड़ते ही वह पेप्सिन में बदल जाता है, वो कैसा बेटा, सक्रिय बन जाता है। तो HCl का कार्य, और भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है बेटा, भोजन को अम्लीय बनाता है। ये हो गए तुम्हारे HCl के कार्य। साथ ही पढ़िए बेटा यकृत के 4 कार्य। यकृत के 4 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो यकृत के 4 कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला, आराम से पॉज करके नोट करिए, परेशान ना होइए। पहला है कि यकृत जो है वह हेपेरिन का स्त्रावण करता है। किसका? हेपेरिन। हेपेरिन का स्त्रावण करता है, हेपेरिन का स्त्रावण करता है। अच्छा से, उसके बाद क्या करता है, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। फिर क्या होगा, यकृत पित्त रस का स्त्रावण करता है। अगला क्या होगा, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये हो गया कार्य। फिर यकृत हमारे, अब जल्दीबाजी नहीं बोल रहा हूँ, 30 मिनट में कवर करना, तो सब कुछ आपको आराम से पॉज करके नोट करिए, स्लोमो लगा के आराम से धीरे धीरे नोट करिए। यकृत हमारे खाद्य पदार्थ से बनी ऊर्जा को संचित करता है, जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। यानी यकृत ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। ये यकृत के कार्य हो गए। हिपैरिन होता क्या है, मालक हमारे ब्लड जो होता है पाइपों में हमारे बह रहा लगातार, ये जमे ना, ये जमे ना, इसके लिए बेटा हमारी बॉडी में क्या निकलता है, हिपैरिन निकलता है। हिपैरिन ब्लड को जमने नहीं देता। गॉट इट? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन अनऑक्सीजन में अंतर। बेटा ऑक्सीजन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं, वायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो बालक वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन अनऑक्सीजन श्वसन। इसमें लिखिए बेटा, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, वायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अनुपस्थिति में, अगर कोई वर्ड मिस्टेक बाय मिस्टेक गलती से हो जाए तो प्लीज ध्यान माइंड न करिएगा, देख के सेट कर लीजिएगा अपने मन से। कोई हो सकता है सब मैं गलत बोल दूं, क्योंकि सिंपल करने चक्कर में मैं कई बार गलत बोल चुका हूँ ये बात। चल फिर भी सही है। उसके बाद इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है। ठीक है, ये भी नोट करिए। उसके बाद वायवीय श्वसन जटिल जीवों में होता है, हम लोग जैसे प्राणी। तो बेटा जटिल जीवों में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, वह सरल जीवों में होता है। अवायवीय श्वसन किसमें होता है, जीवाणु में होता है। ये बेटा क्या है, सरल जीव है। अच्छा से बेटा इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है, इसमें अंतिम उत्पाद एथेनॉल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें बेटा सॉरी माय मिस्टेक गलती हो गई। इसमें CO2 तथा बेटा जल होता है अंतिम उत्पाद। इसमें क्या होता है बेटा, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड कभी कभी होता है, तो लिख लेंगे इसमें एथेनॉल व लैक्टिक अम्ल होता है। अंतिम उत्पाद इसमें ये होता है। ठीक, इसमें बेटा एक ग्लूकोज के ब्रेक होने पर, मतलब कि ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है 2 डिग्री से, 38 ATP निकलते हैं ऊर्जा के। कितने? 38 ATP। इसमें बेटा 2 ATP एनर्जी निकलती है। कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं आप, इसमें लिख रखा है उन्होंने। इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, इसमें केवल 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेशल है, यह माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों जगह होता है। कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म, मतलब यह बेटा केवल क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में ही होता है। ये ऑक्सीजन अनऑक्सीजन में अंतर हो गया, आप क्लियर है बेटा? ठीक है बाला, अब आगे आ जाते हैं बेटा हम लोग। फिर क्या है बेटा, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है बेटा? पहली बात, धमनी
शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती हैं, शिराएं अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करती हैं। धमनी शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती हैं, शिराएं अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करती हैं। फिर धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। ठीक, आगे क्या होगा? धमनी में कपाट नहीं होते, शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखें। उसके बाद पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ध्यान रखें, धमनी में शुद्ध है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बेटा क्या था आपका? धमनी और शिरा में अंतर। बाकी आप विद्या से देख के पढ़ सकते हैं। अब क्या बता दें? विटामिन बेटा। बेटा पूछा गया 3 A B1C D, A B1C, ये 4 विटामिन पूछे गए। विटामिन ए का नाम बेटा रेटिनॉल होता है। इसका नाम बेटा क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका नाम बेटा होता है कैल्सीफेरॉन। क्या नाम होता है बेटा? कैल्सीफेरॉन। ठीक, विटामिन ए की कमी हो जाती है इंसान में तो उसको रतौंधी हो जाती है। रतौंधी मतलब रात में दिखाई ना दे, रात में औंधे, रतौंधे। तो बालक रेटिना क्या है? विटामिन ए का नाम है। आदमी को रतौंधी हो जाती है। खाना क्या चाहिए बेटा? उसको हरे सब्जी खानी पड़ेगी। गाजर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, अंडे, ये बेटा आपको क्या करना है? खाना है। अगर विटामिन रोक के आप सर बी का नहीं बताया। बी एक कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक, बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसमें बायोटीन, थायमीन, सारे वैज्ञानिक होते हैं, सारे वैज्ञानिक सारे विटामिन होते हैं। तो चलिए थायमीन की बात कर लेते हैं। विटामिन B1, बेटा B1 से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ये नाम नोट कर लो, काले काले चिकत्ते पड़ जाते हैं पूरे शरीर पर बेरी बेरी की वजह से। क्या खाना चाहिए इंसान को? अनाज, फलियां, मांस और अंडे, ये खाना चाहिए, सही हो जाएगा। विटामिन सी का सबको नाम पता है, स्कार्बिक अम्ल है। खट्टी चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नींबू खाओ, चकोतरा खाओ, अनार खाओ, संतरा खाओ, टमाटर खाओ, इमली खाओ, इन सबसे क्या होता है? विटामिन सी बढ़ता है और इसकी वजह से आदमी को स्कर्वी हो जाता है। अगर कमी हो गई ना विटामिन सी की, स्कर्वी रोग होगा। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। केकड़े इस शक्ल हो जाएगी, पेट निकले बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? स्कर्वी रोग होता है। अब बात आती है बेटा डी की। विटामिन डी सूर्य भगवान की वजह से मिलती है। विटामिन डी कहते हैं सुबह मॉर्निंग में विटामिन डी लेना है अपन को। तो विटामिन डी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी बोन्स को मजबूत करने के लिए सहायक होता है। ये कमजोर हो जाएंगे बेटा। विटामिन डी की गोलियां भी आती लोग खाते हैं। तो ये सूर्य से एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, सिंथेसाइज होता है। लेकिन सुबह ही रोशनी से, दोपहर में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें विटामिन डी मिल जाएगा, पजामा हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ऐसा ध्यान रखें। तुम्हारा क्या खाएं? सूर्य का प्रकाश खाएं, मक्खन दूध खाएं, मछली खाएं। बेटा ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमी बता रहा था मैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, सूखा रोग भी हो जाता है। विटामिन के विषय में जानकारी हो गई आपके पास। चलिए, एक विटामिन ई होता है बेटा जिसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है उसमें। क्या हो जाती है बेटा? प्रजनन क्षमता, अपनी जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाएगी आपके पास। ये विटामिन ए होता है। एक विटामिन के होता है नेप्थोक्विनोन। विटामिन के, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, इसका क्या काम होता है भैया? अगर ये कम हो जाता ना तो रुधिर के थक्के बनना, रुधिर की प्रॉब्लम आती है, रुधिर का थक्का धरने में आपकी बॉडी में बहुत कुछ चलता है। इतनी बात ध्यान कर लेंगे, आपको याद रहेगा। अब बेटा आगे क्या बता दूं? एक बेटा श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में अंतर क्या ही होता है? श्वसन और दहन में अंतर देखिए बालक, श्वसन तो बेटा श्वसन और दहन में नोट करिए बेटा। बेटा श्वसन एक नियंत्रित ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन एक नियंत्रित ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, दहन अनियंत्रित ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, श्वसन में एडीपी से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ठीक है बेटा, और दहन में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। श्वसन क्रिया एक सामान्य ताप पर होती है, 25 डिग्री ताप से 45 डिग्री ताप पर। दहन की क्रिया उच्च ताप पर होती है। कैसे होती है बेटा? उच्च ताप पर होती है। श्वसन एंजाइम की सहायता से होता है। श्वसन एंजाइम की सहायता से होता है। दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती।
दहन में कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। ये बेटा होगा श्वसन और दहन में अंतर। बाकी रुधिर के कार्य बताइए बेटा, रुधिर के कार्य बताइए, क्या ही रुधिर कार्य होते होंगे। पहला कार्य बेटा, रुधिर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है बेटा? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। दूसरा कार्य क्या है? यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी पूरी तैर रही है, ऑक्सीजन तैर रही है, तो कैसे तैर रही है, हैं? पूरा ब्लड इधर दौड़ रहा है, अथवा 2-4 लीटर ब्लड है रही है, यहाँ से निकला तो पेट तक नहीं पहुंचा, टांग तक नहीं पहुंच रहा है, ब्लड कम है कहा, ऐसा कुछ। तो ब्लड का काम होता है। ब्लड लाल क्यों होता है? जल्दी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा ब्लड लाल क्यों होता है। फिर तीसरा कार्य, रुधिर ताप नियमन करता है आपकी बॉडी का। आपको पता है कि बॉडी का ताप कंसंट्रेट क्यों रहता है, आई मीन कॉन्स्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि आपकी ब्लड का फ्लो लगातार कंटिन्यू रहता है, एवरेज एक ही स्पीड में चलता रहता है ब्लड। कबो को बीपी बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर गड़बड़िया जाता है, उसी का बुखार आ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, बहुत सारी कहानी होती है, बताऊँ कभी। तो बेटा पहले क्या है, रुधिर शरीर के ताप का नियमन करता है, ये भी बेटा आपको पता होना चाहिए। बाकी आप अपने खुद से लिख लीजिएगा। ये होते हैं रुधिर के कार्य, ठीक है बेटा। हार्मोन्स का परिवहन करना रुधिर का कार्य है, एंजाइम का परिवहन करना रुधिर का कार्य है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना रुधिर का कार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करना रुधिर का कार्य है। इतने बहुत कार्य, इतने हो, ये रुधिर का कार्य है। फिर बेटा आता है रुधिर और लासिका में अंतर। रुधिर और लासिका में अंतर क्या ही होता है अंतर? रुधिर गहरे लाल रंग का होता है, लासिका रंगहीन होती है। रुधिर गहरे लाल रंग का होता है, लासिका रंगहीन होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, लासिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, लासिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा दूं? बालक कह सकते हैं कि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम होती है, लासिका में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। लासिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती है, लेकिन रुधिर में कुछ न कुछ मात्रा में लासिका कण उपस्थित होते हैं। आपको मैंने ये बातें बता दी। रुधिर और लासिका में अंतर आप लिख लें। हम जानते हैं इसे सरल आपको कोई बताने वाला नहीं है, यूपी बोर्ड खासकर आपके लिए मैं तो समझ बूझ कर आपको आसानी से पढ़ा रहा हूं। आपको लेक्चर कैसा लगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हम आगे आते बेटा, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कार्य। जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कार्य क्या होते हैं? बालक पौधे में जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होते हैं। किसी भी पादप में पाए जाने वाले संवहन ऊतक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जटिल संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम फ्लोएम जटिल संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम का कार्य होता है पौधों की जड़ों से जल तथा मिनरल को लेकर, पौधों की जड़ों से जल तथा मिनरल को लेकर पौधे के हर एक भाग में पहुंचाना। जल और मिनरल्स, खनिज लवण जड़ से ले लेता है, यहां से जल को ले जाता है, खनिज लवण को पूरे पौधे में पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य होता है कि यह पूरे पौधे में भोज्य मतलब खाद्य पदार्थों का क्या होता है, संवहन करता है। पौधा खाना बनाता है, हर भाग में खाना पहुंचना चाहिए, वो काम कौन करके बेटा? फ्लोएम करता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोएम का कार्य बताइए तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। फिर आता है बेटा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है तो लिखेंगे इसमें बेटा, दिख रहा है बेटा आपको पढ़ेगा? हाँ दिख रहा है। तो बालक हम बताएं वाष्पोत्सर्जन। देखिए बेटा, पौधे जल को वाष्प के रूप में अपने बाह्य भागों से बाहर निष्कासित करते हैं। पौधे जल को अपने बाह्य भागों से वाष्प के रूप में निष्कासित करते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमें पसीना निकलता है वैसे पौधे भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अच्छा सर, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्ती में उपस्थित पर्णरंध्र की वजह से होती है। किसकी वजह से बेटा? पर्णरंध्र या पत्ती में उपस्थित होते बेटा, ऐसे होते हैं।
बाकी अपर अगर स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसे करके ओपन करके देखोगे कुछ ऐसे दिखेंगे। किडनी नहीं है ये, किडनी जैसे कुछ होती है संरचना उनकी। ठीक है बेटा, आप प्लस करके देखिएगा स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, इन्हें अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। पर्ण मतलब होता है पत्ती, रंध्र मतलब गड्ढे, तो ऐसा पाया जाता है। तनी में लेंटिकल्स पाया जाता है। तनी जो होते हैं पौधे के, उसमें लेंटिकल पाया जाता है, उसके माध्यम से वाष्प के रूप में पानी बाहर चला जाता है। लेंटिकल्स याद रखें। अच्छा सर, क्या प्रभावित करते बेटा? अगर बेटा आर्द्रता, अगर भाई आर्द्रता बढ़ गई वातावरण की, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, पूछा जाता है पेपर में। ये पहला कारक है आर्द्रता। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी ये सब लिखा होगा। दिन के समय वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, रात के समय वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि दिन के समय स्टोमेटा पूरी तरीके से खुले हुए होते हैं, रात में स्टोमेटा पटरन दिखा तो बंद हो जाता है, पानी निकलने का चांस ही नहीं रहा। तो ये बेटा 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आया तो बता दीजिएगा। ये आपका हो गया। फिर आता है पोषण क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। पोषण मैंने आपको बताया, पहले लिखाऊंगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पोषक, पोषण क्या होते हैं, पोषण के प्रकार बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कहते हैं पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया, पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, लिपिड, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या पोषक तत्व हैं। इनको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, पोषण है। पोषण 2 प्रकार के जीव होते हैं। पोषक के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी जीव, दूसरा विषमपोषी जीव। पर स्वपोषी जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, उन्हें कहा जाता है स्वपोषी जीव, जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक। विषमपोषी जीव क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग अपने भोजन के लिए किसी पेड़ पौधे पर निर्भर ही हैं। ऐसा नहीं हम मम्मी पर निर्भर है। हाँ सर, हम तो अपना खाना कभी खुद बना लेते हैं गैस में, हम हो तो सपोसी है, फेंक दूँ उठा के नाली में तुमको, अभी हम सपोसी बनेंगे। ये क्लोरोफिल लगवा ले, ऐसा रहेगा ना, सूर्य भगवान खाना बना दो, ऐसे करोगे तुम, नाली में पहुंच जाओ। तो बालक परपोषी समझ गए। परपोषी के प्रकार होते हैं, एक होता है परजीवी, और एक होता है मृदोपजीवी, एक सहजीवी। स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रसायन संश्लेषी, एक होता है प्रकाश संश्लेषी। स्वपोषी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं अपना खाना, उन्हें प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना खाना केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी कह देते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। परजीवी क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं और वह उस जीव को कोई भी लाभ प्रदान नहीं करते, ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है। जैसे हमारे सर पे जू हो गए, हमारे नहीं है, तुम्हारे होंगे। खटमल, खटमल और जोंक, ये सब परजीवी है। उसके बाद क्या आता है बेटा? मृतोपजीवी। वो जीव जो अपना भोजन मृत जीव पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। अच्छा, कह सकते हो बालक आप कि कवक, फंगस जिसको कहते हो, ये एक मृतोपजीवी है, सड़े गले स्थान पर उगती है। ठीक है। सहजीवी क्या? लाइकेन होता है, लाइकेन सहजीवन का उदाहरण है। मतलब जब कोई जीव एक दूसरे जीव को क्या होते हैं, रहने का और खाने का दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भोजन। सहजीवन की परिभाषा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब लाइकेन इसका उदाहरण होता है। जैसे एक कवक होता है, सहवाल से कहता है भैया हमका रहने की जगह दे दो। कवक, हाँ सहवाल कहता है कवक भैया हमका रहने की जगह दे दो। कवक कहता है हाँ भैया रह लो, तुम खाना बना लो, नमक देते रहो। सहवाल हरा होता है, खाना बनाता है सूर्य प्रकाश में, और वो अपने पर बिठाए हुए कवक भैया उससे खाना लेता रहता है, दोनों को एक दूसरे लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। लाइकेन का बेस्ट एग्जाम्पल। आपको समझ में आई बातें? चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। और कौन से छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा?
उत्सर्जन क्या होता है, किन्हीं दो उत्सर्जी अंगों का नाम बताइए। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा। तो लिखेंगे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, या फिर नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हो, या फिर लिख सकते हो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अच्छा सर, उत्सर्जन के लिए बेटा आपके शरीर में 3 अंग प्रमुख है। पहला किडनी, 2 है आपके पास किडनी जिनको वृक्क कहते हो बालक, क्या कहते हो वृक्क। दूसरा किडनी भैया आपके मतलब कि ब्लड को फिल्टर कर देती है, साफ कर देती है, यूरिन के माध्यम से क्या होता है बाहर चला जाता पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होता है, शरीर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत आपके शरीर में नहीं होती, इसलिए फेफड़े भी क्या है बेटा उत्सर्जन अंग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। समझ गए। त्वचा भी बेटा एक उत्सर्जी अंग है, या पसीने का उत्सर्जन करती है। तो बेटा आपको मैंने उत्सर्जन भी आपको समझा दिया। जो आपको छूटे, आपको लगे सर हम सिंपल भाषा में बता दो तो मैं बता दूंगा, परेशान नहीं है, कमेंट बॉक्स करिएगा। लेकिन क्या बचा रह गया है भैया, हम थी सॉरी फर्क बता रहा हूं। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि, आप लोग सोचते कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे सर, लिखो क्योंकि अग्न्याशय से हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दोनों स्रावित होते हैं, इसलिए अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। अब बात आती है हार्मोन्स कौन सा है बेटा। तो बेटा हार्मोन जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम बेटा इंसुलिन। ये बेटा ये बेटा बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा कोशिकाओं से निकलता है। दूसरा बेटा होता है ग्लूकागॉन बेटा अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? अल्फा कोशिकाओं से क्या निकलता है बेटा? ग्लूकागॉन निकलता है। ये हार्मोन है आपके। इंसुलिन का कार्य क्या होता है सर? अगर अच्छा पहले लिख लो एंजाइम लिखो। एंजाइम कौन सा निकलता है बेटा? एंजाइम की बात अगर आप करोगे तो आपके एंजाइम निकलेगा बेटा ट्रिप्सिन। कौन सा बेटा? ट्रिप्सिन। आधा पाए ट्रिप्सिन और बेटा होता है काइमोट्रिप्सिन। कौन सा बेटा? काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और बेटा क्या? काइमोट्रिप्सिन। समझ गए मेरी बात को? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये एंजाइम निकलते हैं अग्न्याशय से। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो बेटा यह जो आप खाना खाते हो ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है। इंसुलिन क्या करता है बेटा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। आप शुगर होने से बच जाता आपको। इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो, कहते शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन कम निकल रहा है शरीर में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को नहीं बदला जा रहा है, तो आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर आ जाता है। समझ रहे मेरी बात को? और ग्लूकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ये बात ध्यान रखें बेटा। तो बेटा ये बताए, समझ में आया आपको? जल्दी से आप बताए, पूरी बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो बेटा ये था आपका इसका यकृत बताते इस चैप्टर, पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। 28-29 मिनट में मैंने आपका सारा चैप्टर कवर कर दिया। छोटी छोटी बातें जो मैंने बतानी थी बता दी हैं। ठीक है बेटा। और आपका पेपर में क्या पूछा सकता है, और श्वसन श्वास में अंतर एक बार देख लीजिएगा। तो विटामिन भी बता दिए हैं, प्रोटीन भी बता दिए हैं। कह रहे हैं बेटा संतुलित भोजन एक विवरण दीजिए। संतुलित भोजन क्या होता है बेटा? संतुलित बैलेंस डाइट क्या होता है? कहते हैं बैलेंस डाइट हो बेटा। हम पोषक तत्वों को जब एक निश्चित मात्रा में लेते हैं, जैसे प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, लिपिड भी हो। जब किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, विटामिन सब बराबर मात्रा में उपस्थित होता है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। इसको ग्रहण करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। तो बालक ऐसा हम लोग में नहीं होता, नॉर्मल घरों में तो ऐसा नहीं होता। किसी के दाल एक साथ बनती, दाल चावल सब्जी सब बनता है। किसी के दाल बनेगी सुबह, शाम में सब्जी बनेगी, ऐसा होता है। तो मिडिल क्लास में तो ऐसे ही होता है। बाकी किसी के VIP लोग हैं तो भाई दाल चावल सब्जी जब एक साथ बनता है तो प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन सब कुछ होता है उसमें। तो आपको बैलेंस डाइट का भी मतलब पता चल गया। और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ये लेक्चर बेटा, ये लेक्चर सीरीज अगर आपकी चलती रहेगी तो आपको कैसा लग रहा है आप प्लीज़ बताएं। मैंने केमिस्ट्री का अपलोड किया है, ये बायोलॉजी का है। आने वाला लेक्चर कल ही आ जाएगा बेटा आपका। कौन सा? फिजिक्स का। फिजिक्स जितना पढ़ा रहा है बायोलॉजी यूपी बोर्ड वाला, इससे अच्छा आप नहीं समझ में आएगा तुमको। जितना मैंने सिंबल बता दी यही तुम्हारे सबसे इनफ है। इसके अलावा तुम्हारे सबसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? शेयर करिए वीडियो को। डरा रहे हैं सर।
बहुत जरूरी है बेटा शेयर करना, ठीक है। चलिए बेटा हम रेडी रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट